माननीय प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी ने अध्यापक के पद से अपना जीवन प्रारंभ किया। एक कड़े पत्रकार के राह बनाते हुए कुशल अभियंता के रूप में यहाँ पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वे आए अपना अवलोकन। महाराष्ट्र में 1978 में एक राजनेता के रूप में जब मैं पहली बार रत्नागिरी में भाषण को गया तो उसका विज्ञापन गया था, उसमें लिखा था प्राध्यापक प्रमोद महाजन का भाषण। तो मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा, मैंने किसी महाविद्यालय में कभी पढ़ाया है? मैं पाठशाला में गलती से 2-3 साल पढ़ाता था, आपने प्राध्यापक क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ जानता कोई नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आपके नाम के पीछे अगर प्राध्यापक लिखें तो नाम में थोड़ा वजन आ जाएगा और सभा में लोग आ जाएंगे। आज फिर से वो मुझे उस प्राध्यापक की क्यों याद दिलाई गई है। जब सभा का फला खुला है तो मुझे फिर से प्राध्यापक बनाने की आवश्यकता तो थी। मंच को संबोधित करते समय मैं किसी भी नाम के साथ छेड़खानी कर सकता हूं क्योंकि मैं अंतिम वक्ता हूं, लेकिन मैं किसी के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा क्योंकि प्रारंभ फिर बलवीर जी से करना पड़ेगा। फिर उनके नाम का छोटा नाम बीपी हो जाएगा। बीपी से आप ब्लड प्रेशर समझे तो मुझे ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन बीपी और एक प्रचलित नाम को कहा जाता है, उस कैसेट की याद किसी को ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं उनको बीपी कह नहीं सकता। अब उन्होंने मुझे नाम का पीएम बनाया, भाग्य देखिए उन्होंने गलती से मुझे नाम का पीएम बनाया तो सभा की अध्यक्षता उन्हें मिली। वो अगर असली बना दे तो राष्ट्राध्यक्ष के लिए भी आप डाक। मैं जिंदगी में किसी लोकार्पण के कार्यक्रम में पहली बार आया, और ये भी अजीब कार्यक्रम है कि पुस्तक अर्पण तो बलवीर और टीवीआर शनाय को है, पर लोकार्पण का काम हमको किया था। मुझे लगता है कि नेता को अर्पण किया जाता, पर वो नहीं कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं भी कुछ 2-4 उदाहरण देना शुरू करूं तो उसके बाद तो बाहर कौन किताब खरीदेगा भगवान जाने। मेरे यहाँ किसी को किताब खरीदने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि लगभग किताब में जो लिखा है वो आपने सुना है, और पढ़ने से सुनना आसान होता है ये हम सबको मालूम है, क्योंकि उसके लिए साक्षर होने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे और 2-4 लोकार्पण के कार्यक्रम हो जाए तो दीनानाथ की पुस्तक साक्षर क्या निरक्षर लोगों ने भी पढ़ ली, इसमें टीवीआर भी आ गए। अब मैं कितना बोलूं, मुझे समय सीमा ध्यान नहीं आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक भाषण होते गए और मैं लगभग 1.25 घंटे के बाद खड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है जब मैं आपात स्थिति में कारावास में था तब मैं एक कहानी कहा करता था कि एक राजा के राज में 2 बागी थे और बड़े भाषण दे के लोगों को उस्काते थे, क्रांति करते थे। हमेशा राजा उसे पकड़ता था, जेल में रखता था, छोड़ता था, पकड़ता था, छोड़ता था, लेकिन वो मानते नहीं। फिर उसने दग आकर ये कहा कि नहीं, अब इनको तो फांसी देनी पड़ेगी। तो दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। तो अंतिम इच्छा के लिए पहले को पूछा गया कि वे तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने बोला कुछ नहीं, मेरी पहली अंतिम इच्छा यही है कि मैं एक भाषण देना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे फांसी दे रहे हो। उसने कहा ठीक है, तो मैं भाषण की अनुमति मिलेगी। दूसरे को पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा इतनी है, इसका भाषण शुरू होने के पहले मुझे फांसी दी जाए, ये तेरी एक ना। मैं जानता हूं कि आप लगभग उसी अवस्था में तो पहुंच चुके हैं, इसलिए बहुत कम समय में मैं बोलूंगा, और नेता होने के कारण दिया हुआ आश्वासन पूरा करे इसका मुझ पर कोई दायित्व तो आता ही। मैं जानता हूं कि इस पुस्तक की लोकार्पण का जो सम्मान मुझे दिया
मैं उसके पात्र नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि दीनानाथ जी ने सोच समझ कर ही लोग आज चुने हैं। बलवीर, जिन्होंने कहा पंजाबी होने के कारण एक से ज़्यादा किताब मैं पढ़ता ही। दूसरा अर्पण किया उन्होंने DV सेनाएँ को, जिनको हिंदी आता ही। और लोकार्पण को मुझे ढूंढा, जो मराठी भाषी है, जिसको हिंदी पूरी किताब केवल इनके लोकार्पण के कार्यक्रम के बारे में पहली बार जीवन में पढ़नी पड़ी। नहीं तो पूरी किताब पढ़ने की तो गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स और सुटेबल बाय को हम तो किसी को पढ़ते नहीं हैं। हमारा नाम ना हो तो हम कहीं नहीं पढ़ते हैं, और इस किताब में कहीं हमारा नाम नहीं है कि ये, तो हम क्यों इस किताब को पढ़े। और इसलिए मैं ये कहने वाला था कि मैं इस सम्मान के पात्र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी नहीं कह रहा हूँ। एक तो लोग मुझे अहंकारी बोलते हैं, इसके कारण मैं इतना विनम्र हो जाऊं कि ये कहूं कि मैं सम्मान के पात्र भी हूं, तो लोगों को कहे लगेगा कि ये असली प्रमोद आया है या कोई और आदमी उसके नाम पर यहाँ आया। और दूसरी मेरी समस्या ये है कि मैं ये कहूँ कि मैं सम्मान के पात्र नहीं हूँ, तो आपको श्याम सुंदर जी की आकलन शक्ति पे तरस आएगा कि देखो ये आदमी सम्मान के पात्र नहीं था, इसको पकड़ के लाया और हमारे सामने भाषण को, इसके उन्होंने मुझे बुलाया है, और इसलिए कम से कम उनकी आकलन शक्ति थी। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं सम्मान के पात्र नहीं हूं। लेकिन मैं सोच रहा था कि इटली चतुर्वेदी ने कहा कि अगली पंक्ति में, वो तो स्कूल में पिछली पंक्ति में बैठते थे, अच्छी बात है, कम से कम वो बैठते तो थे। हमने तो हमारी सारी पूरी शिक्षा अपने पैरों पे खड़े होकर ली। क्योंकि जब भी हम स्कूल में आते थे मास्टर हम तो खड़ा करता था, तो पूरी हमारी शिक्षा पैरों पर खड़े होकर आप ही हम तो कहीं को बैठ कर हमने तो पूरे अब कि जब मैं सोचने लगा कि मैंने ये लोकार्पण का कार्यक्रम क्यों माना, तो धीरे धीरे मुझे ध्यान आने लगा कि इसके ढेर सारे कारण है कि मैं लोकार्पण का कार्यक्रम मुझे मानना ही चाहिए। सबसे पहला कारण है मैं मंत्री हूं। मंत्री कुछ भी कर सकते, उसके हाथ हमेशा शुभ होते। कोई भी निमंत्रण पत्रिका देखिए, उसको लिखा है दिन के शुरुआत हमेशा हाथ शुभ होते। मैं प्रातःकाल परिवार नियोजन शिविर का उद्घाटन कर सकता हूँ, दोपहर में प्रसूति गृह का उद्घाटन कर सकता हूँ, शाम में चायबंदी पे भाषण दे सकता हूँ, रात में बियर बार की फीत काट सकता हूँ। एक दिन में मैं अगर इतने कार्यक्रम कर सकता हूँ तो एक आध दो कार्बन में तो क्या बहुत ज्यादा बात हो रही है। चलो पैके। दूसरा कारण है, उन्होंने मुझे लोकार्पण करने के लिए चुना है। अच्छा, मैं नेता हूं। कौन नेता है जो चुनने के बाद कहेगा कि मुझे चुनाव नहीं जीतना है, मुझे आना है। और इसके बिना करे अगर इन्होंने मुझे चुना है तो हमने विनम्रता से कहा कि भाई जो भी कुर्सी आपने दी है हम लेते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण इसलिए ये है कि जब इन्होंने मुझे किताब का नाम बताया तो मुझे सुनने में थोड़ी गड़बड़ा। मेरी पत्नी का नाम रेखा है, इन्होंने कहा बुधा चापलूसी रेखा है, मुझे लगा रेखा की चापलूसी। अब मैंने सोचा अगर मैं इसको ना बोलूं, ये जाके भाभी को बता दिया कि मैंने एक किताब रखी थी रेखा की चापलूसी और आपका पति कहता है कि मैं नहीं करूंगा। तो पतियों का हमेशा ये काम होता है कि वो एकांत में पत्नियों को डांटते हैं और सार्वजनिक रूप से हमेशा उनकी प्रशंसा करता है। और इसके वो प्रशंसा करने के कारण भी मैं इसको ना नहीं कह सका। और एक कारण ये ध्यान आएगा, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं और दीनानाथ जी सांसद। इनका वोट हमेशा हमको लगता है पापी वोट का सवाल। कुत्ते ही चापलूसी करने से क्या आनंद में देखता आवे छू। मैंने पढ़ा कि चापलूसी की रेखा ये शीर्षक कहां से आया, तो किताब पढ़ते पढ़ते उसमें एक लेख ध्यान आया, चापलूसी की रेखा। और इस लेख की प्रेरणा लालू यादव जी। अब मुझे, तो हम लोग कभी कभी लगता है मुझे कि हम शहरों में उच्च मध्यम वर्गीयों में कॉकटेल भारतीयों में लालू जी का कुछ भी मजाक उड़ाते हो, इनके जैसा शक्तिशाली नेता मैंने नहीं देखा। और ये मेरा व्यंग नहीं है। हाँ, वो लड़की देखिए साक्षी कौर, वो कहते हैं मुझे शादी करनी है, मैं लालू यादव से करूंगी। अब आज तक मैं दिखने में ठीक ठाक हूं,
आज तक किसी टीवी एक्ट्रेस को ये नहीं लगा कि मैं प्रमोद महाजन से शादी करूं। अब किसी टीवी एक्ट्रेस को ये लगेगा कि शादी करनी हो तो लालू यादव से शादी करनी हो, ऐसे नेता का मजाक हो रहा है। कोई कोई पॉपुलैरिटी की हद होती है और मुझे बनेगी ताश। और इसलिए मुझे तो कभी कभी लगता है कि लालू यादव जी को सीधा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो पहले नीचे के कोर्ट से बहुत तंग हो चुके, उसके सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये कहना चाहिए कि मैं सारी की रॉयल्टी मुझे में से ही, और एक बार वो अपने पर लिखे गए वन की रॉयल्टी मांगे, वो चारा वारा इधर उधर जानने की कोई रुपये, भाई शेप इनकम ऐसा बढ़ता जाएगा कि जिसका कोई हिसाब। और इसलिए ये जो सारा चापलूसी की रेखा किताब ही आई वो लालू जी से आई। अब कभी कभी मैं सोचता हूं कि चापलूसी किसे अच्छी लगती। चापलूसी एक ऐसी चीज है जो पता है उसे भी अच्छी लगती है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसका लाभ क्या है। बिना लाभ की कोई चापलूसी नहीं करता। बहुत बार हमने देखा 4 साल पहले हमारी कोई चापलूसी नहीं करता था, 2004 के बाद पता नहीं करेगा नहीं करेगा। तो चापलूसी व्यक्ति की थोड़ी होती, उसकी पुरुषी की होती। और इसलिए चापलूसी करने वाला जानबूझकर करता है क्योंकि वो लाभ चाहता है। और जिसकी चापलूसी होती है, हम क्यों उस पर इतना नाराज होते हैं? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी चापलूसी की जाए, जबकि वो जानता है कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन सच सुनने की हिम्मत हुई हमें किसकी होती है? बड़े बड़े लोगों की सच सुनने की हिम्मत नहीं होती है। तो साधारण आदमी, भाई कोई लोग कहे कुमार तुम्हारे जैसा पार्टी कोई करता ही नहीं, अरे अध्यक्ष जी करे सामने क्या? अब मैं बोला है नाना मैं अब नाना मैं इसके नहीं बोलो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अटल जी से अच्छा करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं हाँ बोलो और अटल जी को पता लगे तो है वो की तरह करे। ये तो मुझे कोई अटल जी से भी अच्छा लगता है पवी, तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, मन से कोई आपत्ति थी। लेकिन कभी कभी ऊपर गई है मैं इसके बोलता है कि चापलूस। इसे मुझे मालूम है कि जैसे इन्होंने लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र पर भी कुछ मिल दिए, उससे मुझे अचानक याद आया कि भविष्य। अब मेरा एक दोस्त भविष्य सुनाता था और अब भीड़ उसके पास, कॉलेज के थे सब लड़कियां उनके पास, और उसका भविष्य में एक ही सेंटेंस होता था, सबके सामने नहीं कहता, वो देख के कहता था अरे यार तू तो सबके लिए कोशिश करता है, किसी को भी जरूरत होती है तो उसके लिए दौड़ के चला जाता है, लेकिन जब तेरे पर कोई मुसीबत आती है तो कोई तेरी मदद करने नहीं। दुनिया में इसको ना कौन बोलेगा? नहीं भाई, अब आके बोलता है हाँ दूसरों को तो मदद करने में जाता ही हूँ, लेकिन जब मेरे पर मुसीबत आती है कोई मुझे मदद करने नहीं पाता। अब चापलूसी का किसी को भी लगा दो, किसको पाइना। और इसलिए हम लोग चापलूसी पर कितना भी व्यंग करें, चापलूसी पर कितना भी करें, हमारी चापलूसी हो तो अच्छा लगता है। हम किसी काम से चापलूसी करें तब भी अच्छा लगता है। ये तो आप देखो, सारे मंत्री अपने कार्यक्रमों के फोटो छापते, हर बार प्रधानमंत्री का फोटो होता है। अब बहुत बार प्रधानमंत्री को मालूम भी नहीं होता है कि ये कार्यक्रम क्या है, किसने किया, लेकिन ना छापो तो प्रधानमंत्री को किसी ने बता दिया कि आपको श्रेय दे नहीं रहा, तो सारा शरीर आपका। और इसलिए ये जरूरी नहीं है कि किसी एक ही दल में चापलूसी होती है, चापलूसी सभी दलों में होती है। चापलूसी हमारा राष्ट्र धर्म है, और इसलिए राष्ट्र धर्म होने के कारण उस पर एक किताब लिखे, इसमें कोई जलन बात नहीं, कर मनुष्य स्वभाव मान। अब जहां तक पापी पेट के लिए उसका सारा इशारा ही देता हूं कि अब पापी वोट के पेट और वोट एक ही हो गया, वोट है तो पेट है। अब मैं जानता हूं कि नेता वोट के लिए कुछ भी करता है। मुझे याद है 1984 में पहली बार मैंने लोकसभा का चुनाव आया था, इंदिरा जी की हत्या हुई, लोगों की आंखों में पानी था, वो और किसी को देख ही नहीं रहे थे, और हम चुनाव लड़ थे। मुझे आ रहे हो पहला चुनाव मेरा लोकसभा का था, मेरे कोई भी पहला चुनाव ही था मेरे से देखूंगा। और जब मैं घूमने जाता था रास्ते से, ज्यादा लोग नहीं, 3-4 होते थे, सबको नमस्कार नमस्कार हाल का था।
कुछ लोग हाथ करते थे, कुछ लोग हाथ नहीं करते थे, कुछ नमस्कार करते थे, हम करते जा रहे थे। तो कुछ देर के बाद मुझे लगा कि मेरे में और पागल आदमी कुछ ज्यादा तरंगी हो गया, ऐसे ऐसे लग रहा है ओपी। मुझे लगा कहीं शाम में मेरे पत्नी को वो फोन ना कर दे कि तो बता तो प्रमोद जी अच्छे थे, आज दिन भर तू ऐसे ऐसे कर। और इससे ये सच है कि मेरा वोट के लिए कुछ भी रहता है, लेकिन मित्रों पापी वोट के लिए क्या सिर्फ नेता ही कुछ करता है? आप में से कौन है जो पापी पे वोट के लिए कुछ भी नहीं करता है? देखना है साहित्यिकों का चुनाव कैसा होता है, देखना है पत्रकारों का चुनाव कैसा होता है, देखना है विद्यार्थी चुनाव कैसे लड़ते हैं, देखना है व्यापारी संगठनों का चुनाव कैसा होता है। जहां जहां चुनाव होता है वहां पापी वोट का सवाल आता है। बेचारा नेता है जो सबका पाप लेके चला है, आज इस पाप में तो सारे भागीदार हैं। और आश्चर्य ये है कि राजनीति को गाली दे देकर सब लोग फिर संसद में आते हैं। अरे भाई वो मैं से नहीं कह रहा हूं, केवल ये कौन नहीं है, लता जी से पूछिए, शत्रुघ्न सिन्हा से पूछिए, विनोद खन्ना से पूछिए, दिलीप कुमार से पूछिए, के बिरला से पूछिए, रमानाथ गोयनका से पूछिए, कि जीवन के सब क्षेत्र के लोग हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इनको पैसे की जरूरत नहीं, नाम की जरूरत नहीं है, इनको दुनिया जानती, इनका पैसा है, लेकिन फिर कुछ है जो राजनेता में वो किसी और शख्सियत में नहीं था। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में सारी सफलता प्राप्त करने के बाद भी मरने के पहले एक बार राजनेता बनना ही है। ये जो आकर्षण है राजनेता का, मुझे लगता है शायद किसी और फिर भी हम राजनेता को गाली देते हैं। मुझे लगता है गाली इसलिए देते हैं जब तक नहीं होता है तब तक गाली देते रहते, बाहर लगे मिलने के बाद तो सवाल आता ही नहीं। अब फिर मैं लोकार्पण की जिम्मेदारी आई तो पढ़ता गया, फिर 2 भूमिकाएं, 71 चापलूसी की रेखाएं, 74 पापी पेट, पढ़ता गया। अब मुझे लगा कि मैं भी डॉक्टर प्रमोद महाजन हो सकता हूं अगर इस पर कोई प्रबंध मान ले बिंदु किताबों पर। चापलूसी हम क्यों नहीं कर सकते? आपका एक लेखक हिंदी वर्ष क्यों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। भार्गवी जी माफ करे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों होता है मुझे आज तक पता नहीं था। जब भी किताब पढ़ी तब पता चला, वो दीनानाथ जी के जन्मदिन। अब किससे ज्यादा चापलूसी और कोई कर सकता है? एक इससे ज्यादा चापलूसी कौन करेगा? मैं क्या नहीं दिखाता हूँ कुछ चापलूसी क्या हो। अब इन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी की जबान, तो बुद्धिजीवी कौन होता है? जो 2-3-4 श्रोताओं में भाषण करने की हिम्मत करता है। अब मेरा तो पहला कार्यक्रम समझे मालूम भी हार भरा है, फिर भी मैं हिम्मत करके कार्यक्रम में इसीलिए आया कि कार्यक्रम से जाऊंगा, भाषण को कोई न हो, कम से कम बुद्धिजीवियों में अपना नाम तो लिखा जाएगा कि ये लीडर हो के भी बुद्धिजीवी है, 3-4 लोगों में भाषण दे। वो मृत्यु के बाद का आप कह रहे थे, तलाक के बाद जापान का उस 33 तारीख कोई 7-8% उसमें लिखा है, उसकी चलब आंकड़े में दे नहीं सकता। 8.09 कुछ लिखा है भरोसा नहीं तुम्हें। ये इच्छा याद रहे भाई, हिंदुस्तानियों में ये परंपरा नहीं है, नहीं तो 100% पत्नियां ये कहेगी। इसमें जापानियों से अपनी तुलना करने का, और वो मध्य और निम्न वर्ग का जब मैं सुना रहा था तो बलवीर जी कहते आपने वो पढ़ा? ये भी बच्चे थोड़े, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। वो जो मध्यम वर्ग का लेख है उसमें एक जगह दीनानाथ जी लिखते हैं, एक मालिक बड़ा पढ़ा लिखा था, परेशान था और सोच रहा था कि सेक्स आनंद है या परिश्रम है। हर दिन सोचता रहा कि सेक्स आनंद है या परिश्रम है, समझ नहीं आया। फिर रात ही उसने अपने नौकर को पूछा सेक्स आनंद है या परिश्रम है? मैं कहा आनंद। तो उसने कहा मुझे 8 दिन सोचना पड़ा, तो एक वीडियो बोल रहा आनंद है, कैसे कारण क्या है? बोले परिश्रम होता तो औरों से नहीं करवाते।
वो सबके उदाहरण चुने, मैं अच्छा उदाहरण। अब ऐसे ज्यादा उदाहरण पुस्तक में दी होते तो बेचने के लिए इसी लोकार्पण के कार्य जो भी थे। अब मुझे एक अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा ये तो फिर मेरे साथ जुड़ गया। तो पुलिस से कौन बचा? उसमें न्यायमूर्ति आनंद नारायण मुल्ला है, उनका वाक्य उन्होंने दिया है, जो वाक्य मैं समझता हूं सारे समाज को चिंतन के लिए प्रेरित करेगा। पुलिस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठित गिरोह है, गुंडों का, अपराधियों का। अब मैंने कहा ये मेरी तो हिम्मत नहीं होती। न्यायमूर्ति गिरोह इसी दो का, एक तो न्यायमूर्ति है तो उनकी हिम्मत होती है कि जो उनका कंटेम्प्ट कौन कहेगा, होती इसलिए तो वो तो मुक्त है उस। और दूसरा इनका नाम ही नारायण मुल्ला, हम नारायण और मुल्ला जिसमें इकट्ठा आ जाए उसको कौन चैलेंज कर सकता है अपनी देर में? उसको कोई चैलेंज करने का सवाल ही। लेकिन ये व्यंग नहीं है। कंधे आने का एक कारण इसमें संचार विभाग पर बहुत लेख, चंद्रवा के विभाग का संकट, पोस्टमैन के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पोस्टमैन जैसी ईमानदार चीज दूसरी नहीं। और इसलिए 2 दिन पहले मैंने नवभारत टाइम्स में कोई सैटेलाइट से मनी ऑर्डर नहीं जाती जब पढ़ा, तो मैंने आज उसकी इंक्वायरी बिठाई भी, क्यों क्यों हो रहा है जरा देखो। तो मनी ऑर्डर इतनी हजारों करोड़ की ईमानदारी से होती है। अब इन्होंने सेलुलर फोन का भी कहा। हम तो मराठी हैं, हम मराठी लोगों को 2 ही चीजें आती है, एक राजनीति करना और दूसरा नाटक करना। पर कभी कभी उसकी जो सीमा रेखा है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये राजनीति कर रहा है या नाटक कर रहा है। पुराने जमाने में जो मराठी नाटक देखने जाते तो लिखा जाता था छोटे बच्चे मत। हमने पूछा क्यों? बीच में रोते हैं, गंभीर प्रसंग होता है और रोते हैं, हंसने का प्रसंग होता है रोते हैं, उनको क्या मालूम है, सुनाने नहीं होता है। अभी नए बोर्ड है, बच्चे चाहे लाइए, मोबाइल मत लाइए, क्योंकि कम से कम बच्चों को समझाया जा सकता है। मोबाइल को तो समझाया ही नहीं जा सकता। मैं शुरू करता है और फिर शुरू करता तो पहले बता नहीं सकता है कि अपना खुद का है, फिर मैंने अब आड़ोस पड़े तो इसका है, इसका है, सब तो चोरी की वजह से एक दूसरे की ओर देख से इसका देता है तो मैं इसका, फिर बता देता है ये नहीं। इसलिए मैं अभी नया सॉफ्टवेयर निकाल रहा हूँ और वो मैंडेटरी गवर्नमेंट करने वाली है कि जो भी टेलीफोन ले लेगा उसी के नाम से वो चिल्लाना शुरू करेगा। ताकि कम से कम और लोगों की तो बदनामी ना होती। हमने जो मोबाइल लाया था, अब जो आदमी इतना टेलीकॉम पे लिखे हम उसी के लोकार्पण में ना जाए। अब कुछ बातें तो कभी तो मैं सोचता हूँ कितनी सुंदर भारत विश्व गुरु हो सकता है। मुझे लगा ये आईटी पे लिख रहा है, फिर पता चला भ्रष्टाचार पे। अब सिर्फ मेरा उनका मतभेद यही है कि उन्होंने लिखा भारत विश्व गुरु हो सकता है। आई डोंट नो हाउ ये फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट हैज कम। जो वस्तु स्थिति है उसको उन्होंने भविष्यकाल से क्यों जोड़ दिया? मुझे भारत विश्व गुरु है, हो सकता है क्या? अभी कुछ बचा है क्या कि जो इस विषय में विश्व गुरु? अब उन्होंने माँ के दूध के हिसाब की बात की, उससे मुझे इतने लगा कि इनके एक लेख के कारण हिंदी फिल्म सृष्टि का एक नुकसान हो गया। अब एक वाक्य जो हिंदी फिल्मों में बहुत पढ़ाता है वो नहीं आया, अपनी माँ का दूध पिया पा जाओ। मैं किसकी माँ का दूध पिया, इसका हिसाब ही नहीं चले तो पैसा उतारना छोड़ दो, अपनी माँ का दूध पिए ही नहीं, मालूम ही नहीं किसकी माँ का दूध आ रहा है। वैसे दूध बैंक के साथ साथ आजकल तो वीर्य वैन भी बन रही है। तो अपने बाप का नाम लगाना गिर भी आगे आगे माँ के दूध के हिसाब के ही जैसा हो जाएगा। पता नहीं विज्ञान में कितने क्लोन हमारे सामने आते जाए। बहुत अच्छा बैंक बना, बड़ा कुछ मत खरीदो दी बस। बहुत सुंदर ले कंज्यूमरिज्म के इसकी पतिया पत्नियों में तो बाको कि एक दिन तो छुट्टी मिले कि कुछ हरिबो बंद ही नहीं कर, आज तो कुछ मत मानो। बहुत सुंदर एक लेखक शहर बतियाते हैं, चंडीगढ़ से देखे लखनऊ तक वो हर शहर का एक अपना प्राण होता है, अपना। चंडीगढ़ में कोई आत्मा नहीं है, पता नहीं आपने चंडीगढ़ का नाम कैसे दे दिया कि वो ढाबे से जुड़ा होगा। मैं चंडीगढ़ में गया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन
कृत्रिम शहरों में आत्मा नहीं है कि आत्मा आने के लिए शहर अपने आप बढ़ना पड़ता है, इसलिए नई दिल्ली से आत्मा नहीं होती, पुरानी दिल्ली में आती है क्योंकि वो खुद का होता है। नई दिल्ली में तो सरकार रहती है, पुरानी दिल्ली में जनता रहती, आत्मा वही होती है जहाँ जनता रहती है। इधर तो केवल सरकार के सिवा तो और कोई सरकार और फाइव स्टार और तो कोई इधर रहता ही। लेकिन शहर बच गया कि सुना, मेरे एक मित्र ने एक लेख लिखा था, मुझे उसकी याद आ गई। वो कहता था मुंबई में, मैंने उसको पूछा तुम लोकल में उतरते कैसे हो किसी भी स्टेशन पे, तो बोलता है प्रमोद हर स्टेशन की बात आती, अलग अलग आती है। बांद्रा पे गो तो क्रिश्चियन लोग उतरते हैं तो परफ्यूम की अलग बात आती है, अंधेरी में जाओ तो दूध वाले भैया उतरते हैं तो उसकी अलग बात आती है। बताया हर शहर की अलग बात आती है और पूरे मुंबई की बात आती है। किसी यूरिनल में जाओ, वैसे जैसे ही मुंबई में आप घुसते हो, बोरीवली से घुसो या इधर से थाना के साइड क्या, अब मुझे बोला शहर जैसे बतियाते, स्टेशन बतियाते, कितने कारण मैंने देखे। मैं सबसे अधिक समय इन लोगों में अंतिम कारण पे आया हूँ। मैंने कहा कि कारण तो बहुत है, मैं उसमें नहीं गया। हर लेख मेरे लिए 2 कार्बन का कारण है। सबसे कारण है पत्रकार और नेता के सम्मान। क्योंकि वो बहुत दिन से पत्रकारों के बारे में जो कहना चाहता, पर जो कहने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि हमारी राजनीति में जर्नलिस्ट कैन बी नेवर रॉन्ग, बट वी नेवर थिंक दैट दे आर राइट। बट हम कभी पब्लिक भी ये नहीं कह सकते कि, लेकिन कम से कम इन्होंने हिम्मत करी। अब उन्होंने कहा कि पत्रकार और नेताओं में, उन्होंने नेताओं को सलाह दी है, ठीक है। उन्होंने कहा देखो नेताओं को गोपनीय कुछ नहीं होता। अब हमारी समस्या है सर, हमारे यहाँ हर चीज गोपनीय लिखी जाती है। अब यदि कृष्णकांत जी का ध्यान दोगे, उनके श्रद्धांजलि का जो प्रस्ताव कैबिनेट में आया उस पर लिखा था गोपनीय। बुरी खैर हुई, इसमें गोपनीय क्या है? तो कैबिनेट से लेने का, जब तक कैबिनेट कोई चीज पास नहीं करती तब तक वो गोपनीय है। मैंने कहा पास करने के पहले तो सब छप जाता है, पास करने के बाद छपने का कोई बचता ही नहीं, तो उसको गोपनीय रख के करोगे क्या? लेकिन उन्होंने कहा गोपनीय चीज वही है जो 3 आदमी को मालूम और उसमें से 2 मरे हो, तब वो गोपनीय है। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा कहा, आजकल नेता भाषण देते हैं अखबार को आए, और अखबार वाले भाषण देते हैं सरकार को कैसे चलाए। कभी कभी लग रहा है मुझे दीनानाथ जी, इस देश में कोई आदमी अपना काम करता ही। पुलिस वाले चोरी कर रहे, चोर प्रोटेक्शन दे रहे, सरकार अखबारों को सिखानी, आपात सरकार को सिखानी। तीसरी बात बड़ी तसल्ली वाली डली, इसलिए भी मुझे लगा मुझे इस कार्यक्रम में जाना ही चाहिए। उन्होंने कहा पत्रकारों की यह गलत फहमी है, और उनकी हो मेरी तो आज से हो गई। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज नेताओं के खिलाफ छाप कर उस नेताओं को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा जो पत्रकार समझते हैं वो बुद्धू है। ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे दिन लोग दूसरी चर्चा में चली जाते हैं। सुनकर मुझे अच्छा लगा। आजकल रोज सुबह अखबार उठाते समय मैं हमेशा डरता था कि क्या नहीं सकता, क्या 30 पर। अब मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज छापा कर कोई ध्यान नहीं रखने वाला है, तो आप छापते रहो। इससे पत्रकारों में क्या हो रहा है उनके मान होती है। मेरे को तो आपके किताब से बड़ी हिम्मत नहीं ली, मैं तो छोड़ा निकले। महीने 1.5 महीने में जो छपा जा रहा है वो देखिए, एक बार मुझे छोड़ देते यार, राजनीति इनके जैसा कोई वहन वो नहीं लिखना शुरू कर दे। और अभी तक मेरे भाइयों से पता चला होगा कि अब मेरे पास एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन बाकी है कि अभी मैं या नहीं सकता। हम भी सिर्फ बोलते हैं, लिखते नहीं, इसलिए आपके बिकते हैं। जो हम लिखना शुरू तो आपका दिखना पे। लेकिन मेरी तो हिम्मत हो गई। तीसरी बात, पत्रकारों के बारे में बहुत अच्छी थी, इनको वॉच डॉग किसने नाम दिया है? कुत्ते तो उसे कहते हैं जो कोई चीज आने के पहले भौंकना शुरू कर देते हैं, आते ही भौंकना शुरू करते हैं, गया तब भी भौंकते रहे। इतना अच्छा लगा। और लास्ट सेंटेंस आपको मैं कितनी दुआएं दूं उसके लिए। किस नेता का सेंटेंस है मालूम नहीं। किसी नेता को इन्होंने पूछा कि तेरी पत्रकारों के बारे में क्या राय है, वो भी बिला बेचारा ऑफ रिकॉर्ड बोला कि जो भी हो। इन्होंने तो रिकॉर्ड पे छाप दिया। उन्होंने कहा मेरी पत्रकारों के बारे में वही राय जो किसी लैंप पोस्ट की कुत्ते के बारे में हो। अब इतने पिटे हुए नेता रहते हैं पत्रकारों से, ऐसा लेख पढ़ने के बाद यू मेड माई डे। मैंने कहा इतनी अच्छी किताब
तो आपको पता चला ही होगा कि दीनानाथ जी की पुस्तक केवल मंच पर बैठे लोगों ने पढ़ी नहीं है या प्रूफ रीडर ने नहीं पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। और वैसे सीवी के पहले गए ये कह के कि आपकी उत्पादन क्षमता सांसद सदस्य होने से कम, आपकी क्या, तो जो भी संसद सदस्य बन जाता है उसकी ग्रहण क्षमता बढ़ती जाती है। उत्पादन क्षमता तो बढ़ते जाएगी कि ग्रहण और उत्पादन ये एक दूसरे से व्यत्यास में चलती। इसके जब आप राजनेता बनते हो तो आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ती रहती है, जब आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ती है तो उत्पादन घटना स्वाभाविक है। अब सिंघवी जी को क्यों दुख हुआ मालूम नहीं, दीनानाथ जी की क्या, सिंघवी जी की भी उत्पादन क्षमता घट गई है, तो इसलिए उत्पादन क्षमता घटना मैं आज तक ये नहीं मानता, लेकिन ये सारा पढ़कर इतना आनंद आया। मैं कल से आज बोलना इसलिए पढ़ रहा था, मैंने कहा ना वो कहते ना या तो दीवाना हंसे या तेरा वाकिफ, मैंने कहा तीसरी बात या तो दीवाना हंसे या तेरा वाकिफ या दीनानाथ का पाठ, वरना दुनिया में हंसने के लिए रखा क्या नहीं के लिए। और वो तेरा वाकिफ क्यों हंसे मुझे आज तक समझ के नहीं आया। अरे मैं किसी लड़की को बोलूँ या तो दीवाना हंसे या जो तुझे जानता है, तो ये वाकिफ का क्या मतलब निकाले, ये तो साहित्य की उसका अर्थ निकाल सकते हैं। और इसलिए मैं तो प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि दीनानाथ जी ने लिखा प्रासंगिक है, हो सकता है कि उसमें 10-5 लेख ऐसे हों, दोनों मिला के 150 वाक्यों में कि 10-5 लोग जो ऐसे हों जो प्रासंगिक है, जो शायद उसकी ताकत खो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही प्रासंगिक विषयों से। क्योंकि आखिर दीनानाथ जी पत्रकार है ना, आपने सुना नहीं उनकी चीठी की कहानी, ये मेरी कंप्लेंट है सुग्रबारों के बारे में। उन्होंने नहीं कहा 12 बच्चे मरे और सिंगल कॉलम बच्चे मरे, इसमें कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। सिंगल कॉलम कैसे आया, 8 कॉलम के अंदर मैं उन्हें इन्होंने कहा 12 बच्चे मरे, इससे मैं अस्वस्थ नहीं हुआ, ये सिंगल कॉलम से तो ये जो है। लेकिन वो जब यहाँ आए, मैं प्रभु से भी इतनी प्रार्थना कर रहा कि प्रासंगिकता के कुछ लेख अगर छोड़ दें तो उसमें मेरे हिसाब से 125-150 लेख ऐसे हों जो शाश्वत है, आप कभी भी पढ़ो तो उसमें समय का कोई शक नहीं, कभी भी पढ़ो कभी भी। मतलब मुझे तो लगा ये किताब आने का एक काम ये हो गया कि कभी भी आपका मूड ऑफ हो जाए और उसका कोई टाइम नहीं होता। सच कभी भी आप किताब पढ़ लो, 2-3 लेख अगर पढ़ लो तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि चलो भी हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं दीनानाथ जी को इतनी प्रार्थना करूँगा कि दीनानाथ जी की लेखनी और फूले प्रले प्रसवे किताबें लिखते रहे। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने भाषण दिया तो अगला लोकार्पण भी मेरे से ही करवाएं, क्योंकि मेरी समस्या है कि मैं मराठी भाषिक हूँ और मेरे सेक्रेटरी ने कहा है, क्योंकि मेरा सेक्रेटरी बलवीर और टीआर शेनाई का बीच का है, उसने कहा फिर अगली बार आप लोकार्पण के लिए किताब लाओगे उसका ट्रांसलेशन करके आपका भाषण बना के देना इतनी मुश्किल बात है। वो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको भाषण बना के नहीं दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाषण में कुछ गलतियाँ रही होगी तो उसका दोष सेक्रेटरी का है, नहीं वो आप है वाकई सिर्फ आरोप इसके उन्होंने कहा है। तो मेरी इतनी प्रार्थना है कि वो हमको फिर ना बुलाएं। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, इतने भाषण के बाद से मैं नीचे जाऊँगा तो आप में से कुछ लोग अगर ये कहना चाहें कि आपका भाषण अच्छा हुआ तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि चापलूसी रेखा का उल्लंघन करने के बाद भी अगर कोई ये ना कहे भाषण अच्छा है तो हमारे भाषण का प्रभाव क्या हुआ। दीनानाथ जी को बहुत बहुत शुक्रिया। बदेही गोपाल जी और उपस्थित सभी व्यंग रसिक व्यंग प्रिय सत्य तारकप्ले उल्लासी आमोद प्रमोद व्यंग हास्य से भरपूर ये आपके यहाँ पधारने और अपना अमूल्य समय देने से सफल हुआ। हम अपना प्रकाशीय दायित्व किस तरह से निभाते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप तो प्रतिबद्ध थे विचार साहित्य के लिए, ये क्या आप हास्य मेरे खापरे लग गए। और उन्होंने बहुत कुछ मुझे उपदेश दे दिया और चेताया
कि भविष्य में आप वही काम करें जो समाज के लिए ज़्यादा हित करो। हासिबुल तो सभी लोग चाहते हैं। मैंने दोनों पुस्तकों को देख और कहा कृपा करके 2 रोज बाद जरूर आ। और 2 रोज बाद जब आए तो पहले जो अंगारे बरसा रहे थे, बाद में खून बरसा रहे थे। उन्होंने कहा जो संस्कार ये पुस्तकें देती है वो उपदेश स्वात्मक पुस्तकें नहीं दे सकती। और दा समाज की विसंगतियाँ, कुरूपता, उसकी दुर्गंध, उसकी बदसूरती, ये सब उजागर करती हैं और साथ साथ प्रेरणा देती जाती है कि ये जो चीज़ें उजागर कर रहे हैं इनमें मैं तो कहीं नहीं आ जाऊंगा। इसलिए उसको सुधारती हैं, संस्कार देती हैं और जो विचार साहित्य का उद्देश्य है पूरा करती है। मैं बहुत आभारी हूँ। सिंह जी को भी मैं इसमें स्मरण कर रहा है। वो अस्वस्थ भी रहते हैं और समय का बड़ा अभाव है। जहाँ देर बैठिए जी को मनाई है, फिर भी उन्होंने यहाँ पर पधार कर पूरा समय देकर हमें उपकृत किया। मंचातीन विद्वानों और उपस्थित सज्जनों, इनमें अनेक ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन और शिखर पुरुष हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर हमारा प्रोत्साहन, हमारा स्वावर्धन किया और आगे कार्यक्रम करने के लिए, आगे अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए हमें बल दिया। धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आपके अनुरोध से पर जापान के लिए